हाल ही में औपनिवेशिक युग के 3 कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर अधिनियमित किए गए 3 नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए हैं। इन 3 नए आपराधिक कानूनों का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक युग के दंडों को न्याय केंद्रित दृष्टिकोण से बदलना है तथा शीघ्र न्याय प्रदान करना, न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना तथा सभी के लिए न्याय तक पहुंच पर जोर देना है। हम सभी के मन में यह जिज्ञासा है कि इन तीनों आपराधिक कानूनों के आने से दंड विधि में क्या क्या बदलाव आएगा। तो आइए संक्षेप में इन तीनों कानूनों के बारे में मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बात करते हैं। मित्रों, अपराध किसी भी समाज की एक आवश्यक प्रघटना है। अपराध विहीन समाज एक कोरी कल्पना मात्र है, क्योंकि कोई भी समाज चाहे प्रशासनिक और प्रबंधकीय रूप से कितना भी उन्नत क्यों न हो, फिर भी वहाँ कम या अधिक अपराध अवश्य होंगे। भारतीय न्याय संहिता अत्यंत ही सुव्यवस्थित ढंग से विरचित की गई है। न्याय संहिता में अपराधों की परिभाषाओं एवं उनसे संबंधित विधि को उनके श्रेणी के अनुरूप एक ही स्थान पर रखा गया है और उनका वर्णन वर्णानुक्रम में किया गया है, जिससे संहिता को पढ़ने और समझने में सुविधा होती है। इस संहिता की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि यह पहले की अपेक्षा महिलाओं और बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक है, जहां उनके लिए अध्याय 5 में 37 धाराओं का एक अलग अध्याय रखा गया है। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता में दंड के प्रावधानों में भी परिवर्तन किया गया है और 1860 की संहिता, जिसमें 5 प्रकार के दंड थे, सादा या सश्रम कारावास, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना एवं मृत्युदंड, उन सभी दंडों के साथ साथ अब कुल 6 प्रकार के कम गंभीर अपराधों में सामुदायिक सेवा नाम से नए दंड को शामिल किया गया है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामुदायिक सेवा क्या होगी तथा किसे सामुदायिक सेवा हम कहेंगे। इस बारे में न्याय संहिता में कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 के स्पष्टीकरण में भी केवल इतना ही कहा गया है कि ऐसी सेवाओं से समुदाय को लाभ होगा और इसका कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। पुरानी संहिता में जहां कतिपय अपराधों में जुर्माने की राशि 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की थी, वहीं नई संहिता में कुल 83 प्रकार के अपराधों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। कुल 41 प्रकार के अपराधों में सजा भी बढ़ाई गई है। 23 स्थानों पर अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। पुरानी संहिता में वर्णित कुल 19 अपराधों को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें जार कर्म, सहमति आधारित अप्राकृतिक संभोग, आत्महत्या का प्रयास, राजद्रोह इत्यादि प्रमुख हैं। आत्महत्या के प्रयास का अपराध हटा लिया गया है, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक को विधि अनुरूप कार्य करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है, तब धारा 226 के अंतर्गत उसे 1 वर्ष का सादा कारावास, जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास शब्द को लेकर भी समाज में बहुत सी भ्रांतियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि आजीवन कारावास का अर्थ 20 वर्ष की अवधि होगी। कुछ कहते थे कि 20 वर्ष की गणना दिन और रात अलग अलग किया जाएगा, परंतु
नई संहिता ने इन भ्रांतियों को दूर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक जीवन से है, यानी उसकी आखिरी सांस तक। भारत से बाहर किए गए दुष्प्रेरण को भी अब अपराध घोषित किया गया है, जिससे अब उन्हीं लोगों पर भी कार्यवाही संभव हो सकेगी जो भारत से बाहर बैठकर भारत में किसी अपराध को उकसाते हैं या बढ़ावा देते हैं। इस संहिता में एक और नया परिवर्तन किया गया है। इसमें नए अपराध मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है, अर्थात यदि 5 या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या जातिगत, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, भाषा कारणों से की जाती है, उसे प्रचलित भाषा में मॉब लिंचिंग कहा जाता है। उस भीड़ के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यदि भीड़ द्वारा इन कारणों से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती है तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इस संहिता में एक बदलाव यह भी किया गया है कि पहले लापरवाही से मृत्यु कारित करने पर सजा 2 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन चिकित्सकों के संदर्भ में यह सजा 2 वर्ष ही रखी गई है। साथ ही अगर किसी को चोटिल करने के बाद अगर वाहन चालक भाग जाता है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हिट एंड रन कहा जा रहा है, यह सजा 10 वर्ष और की होगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। यह याद दिलाना आवश्यक है कि फिलहाल इस धारा का प्रवर्तन रोक दिया गया है और यह लागू नहीं है। इस संहिता में धारा 304 के अंतर्गत स्नैचिंग यानी छिनैती के नए अपराध का सृजन किया गया है, जिसमें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना प्रावधानित है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि यदि स्नैचर किसी गैंग या आपराधिक संगठन का सदस्य है तो धारा 112 के तहत कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस संहिता में संगठित अपराधों की एक नई श्रृंखला भी तैयार की गई है, जिसमें मुख्यतया साइबर अपराध, सुपारी देकर हत्या, जमीन हड़पना, मानव दुर्व्यापार, वाहन चोरी, लूट, दवा और हथियारों की तस्करी इत्यादि शामिल है। ऐसे संगठित अपराधों को करते हुए यदि मृत्यु कारित की जाती है तो उसे आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख का जुर्माना या मृत्युदंड दिया जाएगा। अन्य किसी मामले में कम से कम 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना या आजीवन कारावास दिया जाएगा। यह बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि संगठित अपराधों के संदर्भ में पुरानी संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और राष्ट्रीय स्तर पर इन अपराधों को रोकने के लिए भी कोई कानून नहीं है। अब तक यह राज्यों के अपने नियमों से शासित होती थीं, जैसे महाराष्ट्र का मकोका कानून। ऐसा कानून दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी लागू है। अब ऐसे अपराधों को न्याय संहिता की धारा 111 में शामिल किया गया है। कम गंभीर संगठित अपराधों की भी एक दूसरी श्रृंखला को धारा 112 में रखा गया है, जैसे संगठित चोरी, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बिक्री करना, वाहन चोरी, एटीएम से पैसा निकालना, सिनेमा की टिकटों की कालाबाजारी करना, मैच टिकटों की कालाबाजारी अर्थात टिकटों की अनधिकृत बिक्री, जेब काटना, दुकान से सामान की चोरी करना आदि शामिल है, जिसमें कम से कम 1 वर्ष की सजा जो
7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी दंडनीय किया जा सकेगा। न्याय संहिता 2023 में वर्णित धारा 124 क राजद्रोह अपराध को समाप्त करती है, जो 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता था। उसके स्थान पर धारा 152 के माध्यम से एक नए अपराध की विरचना करती है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कोई उद्देश्यपूर्ण या जानबूझकर अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को उद्दीपित करेगा या प्रयास करेगा या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देगा या भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालेगा या ऐसे अपराधों में शामिल होगा, तब वह 7 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। मित्रों, इस संहिता में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संदर्भ में भी परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें मुख्य परिवर्तन है बलात्संग के लिए धारा 64 के अंतर्गत 10 वर्ष की अनिवार्य न्यूनतम कठोर कारावास की सजा तथा जुर्माना प्रावधानित है। इस सजा को आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है, यानी कि सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी। दूसरा, किसी माइनर के साथ दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड और गैंग रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ लैंगिक क्रिया करता है और पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, तो उसे बलात्संग का दोषी नहीं माना जाएगा। पुरानी संहिता में यह आयु 15 वर्ष की थी। चौथा, किसी स्त्री के कपड़े हटाने या उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने पर कम से कम 3 वर्ष की सजा है, जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पुरानी संहिता में इस अपराध के लिए केवल पुरुष ही दंडित हो सकता था। पांचवां, दहेज हत्या के मामले में कम से कम 7 वर्ष या आजीवन कारावास और जुर्माना प्रावधानित है। छठवां, किसी विवाहित स्त्री को भगाने की सजा 2 वर्ष और जुर्माना है। पुरानी संहिता में सजा तभी मिलती थी जब वो महिला अपने पति के संरक्षण में रह रही थी, लेकिन अब ऐसा आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों में नई संहिता अत्यंत ही गंभीर प्रतीत होती है। आइए अब बालकों से संबंधित विधि की चर्चा भी कर लें। पुरानी संहिता में चाइल्ड यानी बालक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई थी। सहमति के संदर्भ में कहीं 12 वर्ष, कहीं 15 वर्ष तो कहीं 16 वर्ष उल्लेख था। साथ ही मेल चाइल्ड और गर्ल्स चाइल्ड में भी अंतर था। अब चाइल्ड शब्द को जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, अर्थात वह महिला हो या पुरुष, 18 वर्ष की आयु तक उसे चाइल्ड ही माना जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका की सुरक्षा के संदर्भ में एक नया अपराध सृजित करते हुए धारा 95 में यह कहा गया है कि जो कोई अपराध कराने हेतु किसी बालक को किराए पर लेगा या उसे नियोजित करेगा या उसे आपराधिक कृत्य में शामिल करेगा, वह अनिवार्य न्यूनतम सजा 3 वर्ष से दंडित होगा और इस अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। अब हम दूसरा नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह आधुनिक ढांचे के साथ समकालीन कानूनी चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है, जो पीड़ितों और आरोपियों दोनों के अधिकारों में संतुलन स्थापित करता है तथा मानवाधिकार सिद्धांतों का सम्मान करता है। इस संहिता का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है तथा आपराधिक प्रक्रिया को सरल बनाना, मुकदमे की अवधि को कम करना, पुलिस अधिकारी की अन्वेषण शक्ति को बढ़ाना, प्रक्रिया के लिए समय सीमा
कम करना लागू करना है। यह संहिता 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। अब उंगलियों के निशान और आवाज़ के नमूनों को भी शामिल कर लिया गया है। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकेगी। जांच, पूछताछ या परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन की अनुमति होगी, जिनमें डिजिटल साक्ष्य शामिल किए जा सकते हैं। यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा अब चलाया जा सकेगा और फैसला सुनाया जा सकेगा। इस संहिता में विचाराधीन कैदियों की हिरासत के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अगर किसी अभियुक्त ने कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता चुका है, तो उसे निजी मुचलके पर रिहा किया जाना चाहिए। यह मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों पर लागू नहीं होगा। नई संहिता में यह प्रावधान आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध और ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है पर भी लागू नहीं होगा। मेडिकल जांच के संदर्भ में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता मेडिकल जांच की सुविधा दुष्कर्म के मामलों सहित कुछ अन्य मामलों में देता है। ऐसी जांच कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की जाती है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में यह बदलाव किया गया है। अब कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे जांच का अनुरोध कर सकता है। प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। दुष्कर्म पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। बहस के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय दिए जाने चाहिए, जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और सत्र न्यायालयों को पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने चाहिए। इस संहिता में एक और मुख्य परिवर्तन किया गया है। संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना देश या राज्य में किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी को दी जा सकती है, चाहे वह अपराध उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में घटित हुआ हो या न हुआ हो। अर्थात अब ऑनलाइन एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अपराध की सूचना अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। सामुदायिक सेवा के अंतर्गत इस संहिता में जो उल्लेख किया गया है, कारागृहों अर्थात जेलों पर बोझ कम करने के लिए सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता में पहली बार एक शास्ति के रूप में शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा का अर्थ है वह कार्य जो कोर्ट द्वारा दोषित हुए व्यक्ति की शास्ति के रूप में पालन करने के लिए आदेशित किया जाएगा, जो कि सामुदायिक हित में हो एवं जिसके एवज में अपराधी किसी भी तरह के पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। अब पीड़िता व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियोजन वापस नहीं लिया जाएगा। फास्ट ट्रैकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत भी इस संहिता में कुछ नए प्रावधान बताए गए हैं। छोटे अपराधों के लिए जहां शामिल राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है। गवाहों से साक्ष्य मोबाइल फोन सहित अन्य ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जा सकता है। अब आरोपी कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं, जहां परिस्थितियां किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे हैं। दूसरे पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद और लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद कोर्ट द्वारा 2 से अधिक स्थगनादेश नहीं दिया जा सकता है।
घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, मुकदमा या निर्णय की प्रक्रिया चलाई जा सकेगी। मित्रों, अब हम तीसरा नया आपराधिक कानून अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। अधिनियम में मामूली बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर बल दिया गया है। इसमें द्वितीयक साक्ष्य का दायरा थोड़ा विस्तृत किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। प्राथमिक साक्ष्य में मूल दस्तावेज और उसके अंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं वीडियो रिकॉर्ड शामिल है। यह अधिनियम मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की भी अनुमति देता है। इससे साक्षियों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति मिल सकेगी। इस अधिनियम में दस्तावेज की सटीक परिभाषा दी गई है। दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं की परिभाषा में दृष्टांत से स्पष्ट किया गया है कि ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सर्वर लॉग, कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन पर मौजूद दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, लोकेशन संबंधी साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों पर संग्रहित वॉइस मेल मैसेज दस्तावेज के अंतर्गत शामिल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है। यह अधिनियम जबरदस्ती से प्राप्त साक्ष्य को अस्वीकार करता है। इस प्रकार यह अधिनियम अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करता है और प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य को संभालने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। संयुक्त परीक्षण के संदर्भ में इस अधिनियम में यह बदलाव किया गया है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के परीक्षण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह कहता है कि संयुक्त परीक्षण में यदि अभियुक्तों में से किसी एक द्वारा किया गया कबूलनामा जो अन्य अभियुक्तों को भी प्रभावित करता है सिद्ध हो जाता है तो इन दोनों के विरुद्ध कबूलनामा माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्रावधान में एक स्पष्टीकरण जोड़ता है। वह यह बताता है कि कई व्यक्तियों का परीक्षण जहां कोई अभियुक्त फरार हो गया है या उसने गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है, उसे संयुक्त परीक्षण माना जाएगा। प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में जो अस्पष्टता की गई है, अर्थात जहां किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को एक ही समय इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित किया जाता है और दूसरे को प्रेषित या स्थानांतरित किया जाता है, वहां प्रत्येक संग्रहित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य होगी। इससे जांच एजेंसियों को किसी साइबर अपराधी की अभियोज्यता तय करने में मदद मिल सकती है, भले ही वह आरोपों से इनकार करने के लिए अपने मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट कर दे, क्योंकि साक्ष्य को इसके महत्व में किसी कमी के बिना अन्य स्रोतों से संग्रहित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य को जांच के तहत तथ्यों के बारे में गवाही द्वारा कोर्ट के समक्ष दिए गए बयानों के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए जाने की अनुमति देकर इस प्रावधान को आधुनिक बनाता है तथा यह गवाहों, अभियुक्तों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति देता है, जिससे पहुंच और दक्षता में वृद्धि होती है।